चमन हवा का सौदागर दिखता है, कई बार बड़े लंबे लंबे जंप लगाता है। ये बार नेक होल्ड क्या होता है? इसमें ना अपनी जो बार है उस पर अपनी गर्दन को अटकाना होता है और हाथ पाँव मतलब हाथ का भी किसी का भी सपोर्ट नहीं होता है, सिर्फ नेक को होल्ड करना होता है बार में। और कितनी देर तक ये नेक को होल्ड किया कर सकते हैं? मैंने अभी जैसे मेरा 25 सेकेंड होल्ड है बार पे। मैंने जैसे अभी रिसेंटली स्टंट किया है जिसमें पानी का टब आगे से रखा था पूरा पानी से, और उसमें मैंने फ्रंट एयर वर्क निकाला है, पानी को छू के वापस आया हूँ मैं। ये अभी शायद वर्ल्ड में भी अभी ये कोई नहीं करता है अभी। अरे हाँ, जब आप इस तरह के हैरत अंगेज करतब करते हैं, स्टंट करते हैं, तो सेफ्टी प्रिकॉशंस का बहुत ज़रूरी है। फिर आपको वो साधन चाहिए, वो जो भी चीज़ें हैं वो तो आपके पास कुछ भी नहीं है। चीफ मिनिस्टर ने आपको अपने यहाँ बुलाया था, तो वो कॉन्वर्सेशन कुछ बताएंगे क्या हुआ था करके? तो आपको लगता है कि बाकी स्टेट के लोग ज़्यादा जागरूक हैं, खासकर उनका एडमिनिस्ट्रेशन या जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है अपने बच्चों को लेकर? हमारे यहाँ थोड़ा इसकी थोड़ा अभाव लगता है। तो मैंने देखा बहुत छोटे छोटे बच्चों को अब चमन सिखा रहा है, तो ये कैसे संभव हुआ? मतलब उन बच्चों को तुमने बुलाया या तुम्हें देखते देखते बच्चे आपके पास आ गए? आप हमारे वहाँ आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फीस वीस सब माफ़ है, हम फीस किसी से लेते भी नहीं है, बाकी आप हमारे साथ सीख सकते हैं। बट चमन देखो, तुमने असली पहाड़ियत दिखाई दी। पहाड़ी पैसे के पीछे नहीं भागता। नहीं। वो आपने बता भी दिया कि मुझे फीस की भी ज़रूरत नहीं है, वरना आज तो इतना प्रोफेशनलिज्म हो गया, हर काम पे पहले आदमी पैसे की मोल तोल कर लेता है। तो जो तुम स्टंट करते हो, ये सारी चीज़ें करते हो, वो बहुत खुश होते हैं जब लोग आपका एग्जाम्पल देते हैं, या अभी भी कह रहे हैं कि वापस दिल्ली जाओ और नौकरी करो? जो हर चुनौतियों से लड़ता है उसे पहाड़ी कहते हैं, और मैं आज जिस पहाड़ी से आपको मिला रहा हूं उसने संसाधन के अभाव में बिना किसी गुरु के अपनी एक अलग पहचान बनाई। अपने हैरत अंगेज करतबों के लिए वो जाने जाते हैं, और उनके स्टंट ऐसे हैं कि बड़े बड़े दांतों तले उंगली दबा लेंगे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अल्मोड़ा मासी के चमन वर्मा की, जो सोशल मीडिया सेंसेशन है और आज देवभूमि डायलॉग के पॉडकास्ट में आए हैं। बहुत धन्यवाद चमन। धन्यवाद। और बहुत अच्छा लगा तुम आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में हो। हाँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा आपका, क्योंकि आपकी वजह से लोग हमें अच्छे तरीके से जान पाते हैं और आप ही हमें एक सपोर्ट कर पाते हैं, ताकि हम और जैसे नए नए संसाधन कैसे करें। तो आपकी वजह से बहुत अच्छा सपोर्ट मिल पाता है हमें, और लोग हमें अच्छे तरीके से जानते हैं कि अब हम आगे क्या करेंगे। ये बताओ कि ये स्टंट करने का मन कब से हुआ चमन तुम्हारा? मैं आर्मी की तैयारी करता था, बट मैंने हर बार उसमें ट्राई किया, लेकिन मैं रनिंग तो हमेशा क्लियर करता था, लेकिन मेडिकल में मुझे हर बार 1 पॉइंट से बाहर कर दिया जाता था। तो फिर उसके बाद मैं 3 बार मेडिकल में बाहर हो गया था। फिर मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा था। फिर मेरे जो साथ वाले थे वो जॉब करने चले गए थे, और मेरे घर वाले भी कह रहे थे कि अब जॉब करने चले जाओ। तो फिर मैंने उन घर वालों से कहा कि मुझे एटलीस्ट अपना थर्ड ईयर जो कॉलेज चल रहा है वो कंप्लीट करने दीजिए। फिर मैं कंप्यूटर करने और कॉलेज कंप्लीट करने दोराट चले गया था। फिर वहाँ से मैंने वीडियोस डालना, कैलिस्थेनिक और ये स्टंट वगैरह वीडियोस डालना स्टार्ट किया। फिर वहाँ से मुझे काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला, और मैंने वहाँ से वो कंटिन्यू करा, और जब तक मेरा कॉलेज कंप्लीट होता तब तक मैं उत्तराखंड में मतलब वायरल हो चुका था। तो फिर आपको आपके माता पिता निराश नहीं हुए कि आप फौज में सेलेक्ट नहीं हो पाए? क्योंकि पहाड़ी का तो सपना ही होता है फौज में जाना। हाँ, थोड़ा बहुत तो हुआ, मुझे भी हुआ और मेरे फैमिली वालों को भी हुआ, बट उन्होंने मेरे से एक बात कही थी कि लाइफ में कभी भी हार मत मानना। तो फिर इसीलिए फिर मैंने ये मन में ठान लिया था कि मैं हार नहीं मानूंगा, और इसीलिए फिर मैंने स्टंट वगैरह स्टार्ट किए, और मैंने उसमें दिल और जान सब कुछ झोंक दिया, और फिर मैं 9 महीने बाद उसके बाद वायरल हो चुका था। अच्छा, तो फिर अब लोग आपसे पहचानते हैं, आपको जानते हैं, और तो फिर ये जो अलग अलग तरह के स्टंट आप करते हैं, ये कहाँ से सीखते हैं आप? मतलब आपको कहाँ से मन में आता है कि मुझे आज ऐसा स्टंट करना है, ये स्टंट करना है? देखिए, आज का टाइम तो सोशल मीडिया का है, तो मैं भी सोशल मीडिया में देखते रहता हूँ। स्टंट वगैरह बहुत सारे करते हैं, जैसे फॉरेनर करते हैं, हमारे देश वाले भी करते हैं, तो मैं उन्हें दोहराता हूँ, और जो जैसे हाई लेवल के स्टंट भी होते हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करता हूँ, और सोशल मीडिया से ही सीखता हूँ। तो हर कोई जानना चाहता है चमन वर्मा की जो है दिनचर्या क्या है, मतलब चमन करता क्या है, कितनी मेहनत करता है, कितनी सुबह उठ जाता है, क्या खाता है?
मैं सुबह 5:30 बजे उठ जाता हूँ। फिर उसके बाद फ्रेश व्रेश होने के बाद मैं अपना जो मेरा सुबह का वर्कआउट होता है 1.5 से 2 घंटे का, वो मैं कंप्लीट करता हूँ। फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह हो गया। नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं एक टाइम भगवत गीता पढ़ता हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होती है हमारे माइंड के लिए भी। और फिर उसके बाद दिन का खाने के बाद और मैं अपने जो शाम को जो हमें स्टंट करने हैं उसकी वीडियोज़ वगैरह देखता हूँ, और शाम को वर्कआउट क्या करना है वो वीडियोज़ देखता हूँ। और फिर उसके बाद हम शाम के टाइम पे 3 बजे ग्राउंड चले जाते हैं। फिर उसके बाद 3 से 4 घंटा हम ग्राउंड पे रहते हैं, क्योंकि वीडियोज़ भी बनानी होती है और वर्कआउट भी करना होता है। तो भगवत गीता पढ़नी है, ये कहाँ से आया मन में? मैं जब आर्मी से बाहर हो गया था तो मैंने भी सोशल मीडिया पे देखा था कि भगवत गीता आप एक बार ज़रूर पढ़िए। सो मैंने भी उसके बाद भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट किया। और मैं ये कहूँगा कि भगवत गीता एक ऐसी बुक है जो लोगों का माइंड एकदम स्ट्रॉन्ग कर देती है, और इसे वर्ल्ड की सबसे पावरफुल बुक भी कहना गलत नहीं है। तो मैंने भी ये पढ़ी और मुझे काफ़ी कुछ इससे सीखने को भी मिला। और मैं तो लोगों से यही कहूँगा कि जो लोग जिनको ऐसा लगता है कि अब मैं आगे लाइफ में क्या करूँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बात भगवत गीता ज़रूर पढ़ें। तो चमन के जीवन में भगवत गीता से क्या अंतर आया? जी मैं काफ़ी कुछ सीखा उससे। और मेरा माइंड भी थोड़ा, जब उस टाइम पे जब मैं आर्मी से बाहर हुआ था तो थोड़ा डिप्रेस हो गया था। फिर मैंने उसको पढ़ा, मेरा माइंड शांत हुआ। फिर मैंने सोचा आगे मुझे क्या करना चाहिए। फिर उसके बाद मैं सोशल मीडिया पे आया, मैंने वीडियोज़ वगैरह डाली। तो मतलब आप पूरा दिन भर में 4-5 घंटे अपने इस जो भी आपके स्टंट हैं इसको देते हैं। हाँ। तो ये तो बहुत मुश्किल, मैं देखता हूँ कई कई बड़े मुश्किल स्टंट करते हैं, तो उसके लिए बहुत अभ्यास करना पड़ता होगा। हाँ, अभ्यास तो करना पड़ता है। अब जैसे मैंने रिसेंटली एक स्टंट किया है, जिसे बैम्बू फ्रंट एरो कहते हैं, और सामने टफ रखा था पानी से भरा हुआ। तो मैं 12 बजे दिन में मैं उसे ट्राई कर रहा था। तो मैं धूप में ही था, मुझे 2 घंटा हो गया पूरा। तो मैं उसको कंटिन्यू करने में लगा था, बट वो हो नहीं पा रहा था। बट फिर भी मन में एक मेरे था कि हाँ, मैं इस पानी को अपने बैम्बू से निकाल के इस पानी को छू के वापस आ सकता हूँ। मेरे दिमाग में एक ही बात चली थी, मुझे करना है तो करना है। फिर लास्ट में 2 घंटे बाद फिर मैंने पूरा ट्राई किया। कम से कम 50 से 60 अटेम्प्ट लग गए। मेरे पाँव भी पूरे भर गए थे और मेरे पाँव में भी छाला पड़ गया था, बट मन में था कि मुझे करना है। फिर उसके बाद मैंने उसे जो पानी में जो टब था उसे छू के वो बैम्बू से अपने पाँव बाहर निकाले। बट जब आप इस तरह के हैरत अंगेज करतब करते हैं, स्टंट करते हैं, तो सेफ्टी प्रिकॉशंस का बहुत ज़रूरी है। फिर आपको वो साधन चाहिए, वो जो भी चीज़ें हैं वो तो आपके पास कुछ भी नहीं है। हाँ, मतलब कुछ कुछ चीज़ें तो जैसे मैं खुद ही से कर लेता हूँ, बट कुछ और चीज़ें भी होती है जो हमें चाहिए होती है, गद्दे वगैरह, तो हमको इतना नहीं हो पाता है। तो उससे क्या होता है, जब हम हाई लेवल के स्टंट करते हैं तो इंजरी हो जाती है। तो उसके चलते फिर थोड़ा रेस्ट देना पड़ता है, तो हमारा वर्कआउट भी मिस होता है उसके चलते। तो थोड़ा है कि संसाधन की कमी है हमारे पास। तो मैंने देखा बहुत छोटे छोटे बच्चों को अब चमन सिखा रहा है, तो ये कैसे संभव हुआ? मतलब उन बच्चों को तुमने बुलाया या तुम्हें देखते देखते बच्चे आपके पास आ गए? नहीं नहीं, मैंने वैसे किसी को बुलाया नहीं। अब लोग मेरी वीडियोस देखते हैं तो मोटिवेट हो ही जाते हैं, तो बच्चे लोग भी मेरी तरह बनना चाहते हैं, तो वो भी आए। और अभी हमारे पास 3-4 बच्चे हैं जो 9 साल से 11 साल के और 12 साल के हैं अभी। और वो क्या करते हैं? वो भी कैलिस्थेनिक स्टंट वगैरह करते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं वो भी। और मैं तो कहूँगा कि अगर वो कंटिन्यू 1 या 2 साल अपने को दे दे तो मैं तो कहूँगा अभी मेरे लेवल तक आ सकते हैं, इतना अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, रोज आते हैं? हाँ, रोज़ आते हैं वो। बट ऐसा होता है कि उनका थोड़ा भी स्कूल का भी है और ट्यूशन भी है, तो मतलब थोड़ा कम आ रहे हैं वो फ़िलहाल। तो फैमिली का सपोर्ट मिलता है उनको? हाँ, उनको फैमिली का सपोर्ट मिलता है। और इनफैक्ट मैंने उनकी फैमिली से पहले बात भी कर रखी है कि आप इनको भेज रहे हैं, तो मैंने उनसे पर्सनली बात भी करी, तो वो भेजने के लिए उनको राज़ी भी हो गए थे। तो ये बताओ चमन, फैमिली में कौन कौन है? मेरे एक भाई है और मम्मी पापा और ताऊ जी के लड़के, वो सब हैं फिर। तो जो तुम स्टंट करते हो, ये सारी चीज़ें करते हो, वो बहुत खुश होते हैं जब लोग आपका एग्जाम्पल देते हैं, या अभी भी कह रहे हैं कि वापस दिल्ली जाओ और नौकरी करो? नहीं, ऐसा तो नहीं कहते, क्योंकि हाँ, पहले कहते थे जब मैं स्टार्टिंग कर रहा था तो कहते थे कि क्या कर रहा है ये, इससे कुछ नहीं होगा। बट जब मैं वायरल हुआ तो उसके बाद अब काफ़ी सपोर्ट करने लगे हैं मुझे। हाँ, तो जब आपको याद होगा देवभूमि डायलॉग में भी हमने आपका इंटरव्यू प्रसारित किया था,
और उसके बाद बहुत लोगों ने आपको पसंद किया, यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर ने आपको अपने यहाँ बुलाया था। तो वो कॉन्वर्सेशन कुछ बताएंगे क्या हुआ था करके? हाँ, जब मैं वायरल हुआ था तो उन्होंने मुझे बुलाया था। फिर वो मेरा देहरादून एकेडमी में करा रहे थे, बट उससे पहले मुझे काशीपुर से कॉल आया था कि आप एक बार ट्रायल दे दो तो आपका और अच्छी जगह हो सकता है। तो फिर मैं काशीपुर गया था और मैंने वहाँ ट्रायल दिया, तो अच्छा ट्रायल लिया था मेरा। फिर वहाँ से मुझे उन्होंने 3 महीने के लिए पटियाला ट्रेनिंग के लिए भेज दिया था। पटियाला कैसा रहा आपका अनुभव? पटियाला भी मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा 3 महीने का। काफ़ी कुछ मुझे सीखने को मिला और जब मैं वहाँ से आया तो मुझे काफ़ी मदद मिली अपने स्टंट में भी। अच्छा, तो अभी टोटल आपके आस पड़ोस के सारे युवा आपसे जुड़ रहे होंगे धीरे धीरे? हाँ, धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। अच्छा, क्योंकि मैंने आपको इसलिए भी बुलाया चमन, आप देख रहे हैं कि आज जो एक नशा है ना, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। तो हमारे जो युवा हैं, जो हमारे नौजवान हैं, वो नशे की तरफ ना बढ़कर दूसरे कामों की तरफ आएँ जो बहुत रचनात्मक काम है। उन युवाओं के लिए चमन क्या कहना चाहता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो समझदार व्यक्ति होता है तो वो कभी ये गलती नहीं करेगा, नशे की ओर नहीं जाएगा। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सिगरेट का डब्बा भी लेने जा रहा है तो उसमें साफ साफ लिखा है इसको पीने से कैंसर हो सकता है। तो जो चीज़ गलत है आप उसको यूज़ ही क्यों कर रहे हो? तो मैं तो यही कहूँगा कि आप जितना हो सके नशे से और हर एक जो नशे की ओर आपको खींच रहा है उससे दूर रहिए और अपनी फिटनेस पे ध्यान दीजिए। क्योंकि फिटनेस हमारे लिए आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है। क्योंकि अगर फिटनेस है तो आप सब कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में। अगर फिटनेस ही नहीं है तो फिर आप क्या करोगे? तो चमन वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन? जी, मैं वेजिटेरियन हूँ। वेजिटेरियन हो? जी हाँ। और जो आपके जो छोटे छोटे साथी बड़े अच्छे अच्छे स्टंट करते हैं? जी, वो सब भी वेजिटेरियन है। हाँ, पहले थे, बट जब से वो हमारे पास ग्राउंड आना शुरू करा तब से वो भी सब वेजिटेरियन हो चुके हैं। एक औसतन कितना टाइम लगता है आपको किसी भी स्टंट को कंप्लीट करने में या उसको पूरी तरह से सीखने में? अगर देखिए, ऐसा है कि मेरे को अगर मैंने ठान लिया अंदर कि मैं हाँ मुझे आज ही करना है तो वो मैं आज ही कर लेता हूँ। बट कुछ स्टंट ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो 1 या 2 हफ्ता मान के चलिए। तो आपकी मदर कुछ स्पेशल खिलाती हैं आपको कि ये बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत वर्कआउट कर रहा है, कुछ कि चमन मैंने तेरे लिए ये बनाया है या मैंने तेरे लिए ये छिपा के रखा है, ये तू खा ले क्योंकि तू बहुत मेहनत करता है? मेरी मम्मी मुझे काफ़ी बहुत सपोर्ट करती है। जब मैं घर भी आता हूँ तो मुझे ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब पहले से ला के दे देती है। तो मेरी मम्मी मुझे काफ़ी सपोर्ट करती है और मेरी डाइट का ध्यान सारा मम्मी ही रखती है। और मतलब मेरा और लोगों से अलग डाइट नहीं होता है, सेम ही रहता है। जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह, दलिया, ओट्स से तो यही नॉर्मली रहता है। तो चमन का रोल मॉडल कौन है? मेरा रोल मॉडल जैसे मैं अभी फ़िलहाल मतलब बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रखा हूँ, वो जैसे महाभारत में है सूर्यपुत्र कर्ण। तो मैंने एक रोल देखा तो मुझे काफ़ी बहुत मतलब इंस्पायर लगा और उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। गीता की जब किताब पढ़ी उसमें क्या आपको अलग लगा? मतलब क्या गीता की पुस्तक से आपको क्या मिला सीखने को? गीता में तो सबसे पहले जब मैंने इसको देखा तो मुझे सबसे पहले तो एक चीज़ नोट में आई कि उसमें साफ साफ लिखा था कि जो व्यक्ति भी किसी मतलब अपने स्वाद के लिए किसी और जानवर का शिकार करता है तो उसे पाप माना गया है। तो और उसमें साफ साफ लिखा है कि मांस, मीट ये खाना सब मतलब गलत है। और इसीलिए आप वेजिटेरियन बन गए। हाँ, हाँ। और आपने बाकियों को भी वेजिटेरियन बना हाँ। दिया। अब हम आपके कुछ स्टंट पे आते हैं जो बहुत अलग अलग, आप बहुत जो जिसे कहते हैं हवा का सौदागर है। चमन हवा का सौदागर दिखता है, कई बार बड़े लंबे लंबे जंप लगाता है। तो सबसे पहले ये बार नेक होल्ड क्या होता है? इसमें ना अपनी जो बार है उस पर अपनी गर्दन को अटकाना होता है और हाथ पाँव मतलब हाथ का भी किसी का भी सपोर्ट नहीं होता है, सिर्फ नेक को होल्ड करना होता है बार में। और कितनी देर तक ये नेक को होल्ड किया कर सकते हैं? मैंने अभी जैसे मेरा 25 सेकेंड होल्ड है बार पे। खतरा नहीं लगता? बिकॉज बाकी लोग जो करते हैं वो प्रिकॉशन के साथ करते हैं और आपके साथ तो ऐसा कोई प्रिकॉशन है नहीं कि सिर्फ एक बार है और आप उसमें लटक गए। तो ऐसा है कि सबसे पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है उसको करने के लिए। जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो जो हमारा ये वाला नेक का एरिया होता है ये थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे उसकी टाइमिंग बढ़ाते हैं। तो आपको कितना समय लगा केवल इस स्टंट को कंप्लीट करने में, परफेक्शन लाने मुझे में? 1 महीना लग गया था, 1 से
1.5 महीना इस वाले को लाने के लिए। बिकॉज ये बोन ये सब हाँ, ये सब स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ती है, अटकाना पड़ता है धीरे धीरे। अपने 2 हाथ हैं, फिर एक हाथ को हटाना पड़ता है, फिर दूसरे को। कहीं अटकाने के चक्कर में लटक न जाए। नहीं, मतलब मैं ऐसा बताऊंगा कि इसमें उतना खतरा नहीं है। आप पहले स्टार्टिंग में जैसे छोटा बार होता है उस पर ट्राई कर सकते हैं, आराम से सपोर्ट के साथ ट्राई कर सकते हैं। मतलब इसमें इतना ज़्यादा इशू नहीं है। जो दूसरा आपका स्टंट है वो है बैक एयर वॉक। हाँ, एक तो फ्रंट एयर वॉक है, बैक एयर वॉक है। हाँ। तो आप मुझे दोनों के बारे में बताइए कि आपने कैसे शुरू किया, कहाँ देखा, क्या दिमाग में चल रहा था, कितना समय लगा। देखिए, एक तो बैम्बू फ्रंट एयर वॉक है, ठीक है। उसमें ये भी मैंने सोशल मीडिया में देखा था। जो अनमोल चौधरी है वो भी आर्मी में है, तो उन्होंने करा था सबसे पहले, तो मैंने उन्हीं का ही देखा था। तो इसमें भी मुझे मेनली अगर मैं सच बताऊं तो मुझे एक ही दिन में मैं सीख गया था। अच्छा। हाँ, ये भी मैं इस धूप में इसे ट्राई कर रहा था दिन में, और मैं कंटिन्यू करता जा रहा था छत में, वो भी। तो ये मैं एक ही दिन में सीख गया था। फिर इसको और अच्छा करने के लिए मेरे को थोड़ा टाइम लगा इसको। तो फिर क्या क्या करते थे आप? इसी में मैंने जैसा अभी रिसेंटली स्टंट किया है, जिसमें अभी मैंने बताया कि पानी का टब आगे से रखा था पूरा पानी से, और उसमें मैंने फ्रंट एयर वॉक निकाला है, पानी को छू के वापस आया हूँ मैं। ये अभी शायद वर्ल्ड में भी अभी ये कोई नहीं करता है अभी। अरे हाँ, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं भी सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। तो हम जो हाई लेवल के स्टंट है वो दिख ही जाते हैं। तो मुझे जितना पता है कि अभी तक ये इंडिया में और वर्ल्ड में अभी तक कोई नहीं कर सकता है। तो ये इस पे कितना समय लगा आपको? पहले तो वही फ्रंट एयर वॉक करनी पड़ती है इसके लिए। फिर उसके बाद फिर मैंने एक बार दिमाग में सोचा कि यार सामने टब रख के पानी को छू भी तो मैं आ सकता हूँ। फिर मैंने 2 घंटा इसको कंटिन्यू करते रहा। मैं मन में सोचा था कि करूँगा इसको तो करूँगा। तो फिर मैंने 2 घंटा धूप में रहा, पाँव में छाले भी पड़ गए थे, बट मेरे दिमाग में एक ही था कि इसे करना है। तो मैंने 2 घंटे में इसे भी कर लिया था। तो क्या प्रक्रिया रहती है उसकी, क्या क्या करते हो उसमें आप? इसमें स्पीड का बहुत रूल है। अगर आप जैसे फ़ोन में देखने जाओगे तब तो आपको लगेगा हाँ यार, बट आप एक्चुअल में अगर वहाँ पर खड़े होकर इसको देखने जाओगे तो आपको काफ़ी डर लगेगा, क्योंकि सामने टफ रखा है और उसके बाद जंप ले रहे हो, फिर डंडी को निकाले और पानी को छू के फिर उसको डंडी को वापस पाँव से निकाल ले हो। तो अगर जैसे आपने मिस हुआ तो आपका टप में भी पाँव लग सकता है और गिर भी सकते हो। तो ये था। और जो बैक एयर वॉक है, बैम्बू बैक एयर वॉक है, बैम्बू बैक एयर वॉक में जैसे इसमें तो फ्रंट में हो गया सामने को पाँव निकालना। बैम्बू बैक एयर वॉक में जैसे पीछे रहती है डंडी, तो उसमें जंप करके फिर डंडी को निकालना होता है पाँव से, और पाँव स्ट्रेट करने पड़ते हैं, फिर वापस डंडी निकालनी पड़ती है। मुश्किल कौन सा है, बैम्बू फ्रंट एयर वॉक या बैम्बू फ्रंट बैक एयर वॉक है? वैसे देखा जाए तो बैक थोड़ा टफ है, क्योंकि बैक में बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए अपने अंदर, क्योंकि ये एक सेकंड का स्टंट है। अगर आपकी आंखें भी झपकी तो वो मिस कर दोगे आप, इतना तेज होता है ये। तो ये तो एक तरह की साधना है ना, मतलब आपको बहुत ही कॉन्सेंट्रेट अपने आप को करना होगा। तो वो उस साधना के लिए आप क्या करते हो, मेडिटेशन करते हो, क्या करते हो? जैसे मेडिटेशन भी करता हूँ, और साथ में मैंने बताया आपको कि भगवद गीता आप जरूर पढ़िए, क्योंकि वो हमारे माइंड को स्ट्रॉन्ग करती है। क्योंकि हमारे माइंड में बहुत सारे ख्यालात चलते हैं, तो वो बताती है कि इन सब चीज़ों से दूर रहिए। तो मैं इसे भी ज़्यादातर पढ़ता हूँ और मेडिटेशन भी करता हूँ, अपने माइंड को ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करता हूँ। अब मुझे जो आपका एक और स्टंट मैंने देखा उसे बोलते हैं फ्री स्टाइल पुशअप शायद, है? तो इसे कैसे करते हैं और उसमें क्या खास होता है? इसमें ऐसा होता है, इसमें फ्री स्टाइल में डिफरेंट टाइप से के होते हैं फ्री स्टाइल। तो इसमें जैसे पहले आपको फ्री स्टाइल करना है तो पहले आप हर एक स्टेप सीखिए, फिर उसको कंबाइन कर लीजिए, फिर उसके बाद फिर उस पर काम करिए, देन उन सबको जोड़ने के बाद फिर आप ओवरऑल उसे करिए, तो वो बहुत अच्छा लगता है फ्री स्टाइल देखने में। तो स्पीड कितनी उसमें, बहुत तेजी से स्पीड काफ़ी होती होगी? हाँ, अगर आपने मेहनत अच्छी करी, उसमें ज़्यादा काम करे तो आपकी स्पीड उसमें ऑटोमेटिकली बढ़ने भी लग जाएगी, और काफ़ी अच्छा भी लगता है वो देखने में। तो आपको कितना समय लगा इस पर्टिकुलर स्टंट को सीखने में? इसको मेनली मुझे 2-3 हफ्ते लगते हैं ज़्यादातर स्टंट को, और अब ज़्यादा उसको और अच्छा सीखना है तो परफेक्शन के लिए। हाँ, तो उसको फिर और अच्छा काम देना पड़ेगा उस पर। तो ये परफेक्शन कितना समय बाद आया आपका? ये मुझे 2-3 हफ्ता। 2-3 हफ्ते में? हाँ, अब वो आपके रेगुलर अभ्यास में आ गया? हाँ, क्योंकि मैं वर्कआउट वगैरह तो करते रहता हूँ, मैं बीच बीच में ये चीज़ें ऐड करते रहता हूँ। तो 1 हैंड पुशअप, 1 हैंड थंब पुशअप, इसमें क्या अंतर होता है? इसमें अपने एक अंगूठे पे एक ही हाथ से पुशअप मारना होता है।
तो इसमें पहले अपने थंब को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है, उसके बाद फिर आप एक थंब पे आते हो, फिर पुशअप मारते हो। और कितने मार लेते हैं आप एक टाइम में? ये थोड़ा टफ है, तो मेनली 10 मान सकते हैं, क्योंकि एक थंब पे मारना है, ये 1 हैंड 1 थंब पे ही। तो आप लेफ्ट राइट दोनों इस्तेमाल करते हो या एक से? अभी फिलहाल मेरे लेफ्ट है, इसमें पावर है लेफ्ट थंब पे, राइट में अभी काम कर रहा हूँ मैं। तो लेफ्ट के लिए कितना समय लगा आपको? लेफ्ट के लिए वही, मेरे थंब में पहले से थोड़ी सी पावर थी, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद 1-2 हफ्ते लग ही जाते हैं लगभग। और ये हैंड स्टैंड पुशअप क्या होता है? ये अपने हाथ पे जैसे बैलेंस से बनाया है, फिर उसमें पुशअप मारने हुए, जैसे नॉर्मल पुशअप हो गए जैसे जमीन पे, वैसे ही हैंडस्टैंड करा, खड़ा करा, उसके बाद हैंडस्टैंड पुशअप। अच्छा, तो ये टफ है ये भी? हाँ, वैसे तो देखा जाए नॉर्मल अगर कोई बिना प्रैक्टिस वाला करा तो उसके लिए तो टफ ही है, तो और जो अगर प्रैक्टिस करता है इन सब चीज़ों की, जिसे हैंडस्टैंड आता है, तो उसके लिए थोड़ा आसान है। और ये जो बैक सुइसाइड मूव है ये क्या होता है? ये ज़्यादातर शाओलिन लोग करते हैं, तो हमने भी देखा ये चीज़, हमने कहा हम भी ट्राई कर सकते हैं, तो फिर हम भी बैक सुसाइड मूव करते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने मिट्टी में ट्राई किया है, बट मेरा एक स्टूडेंट है योगेश भंडारी, उसने ये ज़मीन पे भी ट्राई किया है यही स्टंट, तो अभी फ़िलहाल उसी ने कर रखा हमारे ग्राउंड पे ये ज़मीन पे। योगेश ने कर लिया? योगेश भंडारी ने। एज क्या है? उसकी एज है अभी 16+ है वो। योगेश क्या क्या स्टंट करता है? वो भी बैक एयर वर्क, फ्री स्टाइल, और ये बैक सुसाइड मूव जो शाओलिन वाली है, और बैम्बू फ्रंट एयर वर्क वो भी करता है। जो स्टंट मैं करता हूँ वो भी लगभग करते हैं सारे के सारे। हाँ, तो मतलब अभी जुगलबंदी बढ़िया चल रही है। हाँ हाँ हाँ। मजा आता है ना अगर ज्यादा लोग साथ में करें? हाँ, साथ में काफ़ी मोटिवेट भी होते हैं और काफ़ी अच्छा भी लगता है। उन्हें भी मजा आ रहा है? हाँ, उन्हें भी मज़ा आ रहा है। अरे वाह। तो एक और है, एक आपने बड़ा लंबा जंप लगाया था तिरंगे को हाथ में लेके। जी जी। उसकी बड़ी चर्चा हुई साहब देश भर में कि वो इतना बड़ा जंप लगाया आपने करके। उसके लिए कितनी प्रैक्टिस की? उसमें तो चोट भी लग सकती थी, बड़ा लंबा जंप था वो। हाँ। और वो भी नदी के ऊपर था। मैं वैसे लॉन्ग जंप तो करता ही था, फिर उसके बाद जब फिर मेरे स्पोर्ट्स से थोड़ा मतलब जंप वंप का ये थोड़ा छूट गया था, फिर हम वीडियोस वगैरह कैलेस्थेनिक स्टार्ट करी, तो फिर मैंने वो थोड़ा देखा कि ये हाँ मैं वो जंप को कर सकता हूँ, जो वो जंप थी। फिर उसके बाद मैंने 7-8 अटेम्प्ट लिए थे और उसमें अच्छे से प्रैक्टिस करी, तो फिर वो जंप मैंने कर लिया था। ओके, तो ये जो एयर वॉक आप करते हैं बैम्बू के अलावा, तो वो उसमें पहले तो आपने एयर वॉक किया होगा बैम्बू, तो फिर बाद में आपने एक और प्रयास किया होगा, तो वो भी बड़ा चर्चा में रहा। बिकॉज हमने जब आपका वीडियो दिखाया था तो उसमें आपने वो एयर वॉक ही किया था उसमें। तो ये प्रोसेस, और कहाँ से आप लोग सीखते हैं, मतलब कहाँ से आपको पता लगता है कि इस तरह के भी स्टंट होते हैं? मेनली सोशल मीडिया से पता लगता है, फिर हम उसमें क्रिएट करते हैं और चीज़ें अपने माइंड से कि ये हो सकता है इसमें। जैसे जो एयर वर्क है, बैक एयर वर्क, इसमें पानी को छू के वापस आना पड़ता है, तो ये सोशल मीडिया से हम देखते हैं, फिर इसको थोड़ा और क्रिएटिव करने के लिए अपने माइंड से थोड़ा सोचते हैं और इसे और अच्छा करते हैं। एक और बात मैं जो आपसे जानना चाहता हूँ, खासकर पहाड़ के युवाओं को अगर हम फिट बनाना चाहते हैं, नशे से दूर लाना चाहते हैं, तो चमन हम किस तरह से उनके साथ वो संवाद कायम कर सकते हैं? क्योंकि आज के युवाओं के सामने हमारे लिए कम से कम ये चैलेंज है, अपने युवाओं को हर हाल में नशे से बाहर रखें, दूर रखें। जी, मेरा तो सबसे पहले हमारे युवाओं से यही कहना है कि आप नशे से जितना हो सके दूर रहिए और अपनी फिटनेस पे ध्यान दीजिए। और जब मैं वायरल हुआ था उससे काफ़ी लोग मोटिवेट भी हुए थे और काफ़ी लोगों ने ये स्टार्ट भी कर चुका है, स्टंट वगैरह स्टार्ट भी कर चुके हैं। और रही बात नशे की, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि अपनी लाइफ, आपकी एक लाइफ है, तो उसको गलत चीज़ों में बर्बाद मत करिए, अच्छी चीज़ें सीखिए, अच्छा करिए, तो आप लोगों की नज़रों में भी अच्छे दिखेंगे। एक कई बार ये आता है ना कि हम लोग पशुपेश में रहते हैं, जैसे आप आर्मी में सपना था, आर्मी में नहीं जा पाए, तो व्यक्ति जो है वो असमंजस में फंस जाता है, मतलब डिप्रेशन का भी कई बार शिकार हो जाता है। तो उसका फॉर्मूला आपने भगवत गीता निकाल लिया। आपको किसी ने बताया या आपने कहीं सुना था? मैंने भी सुना था कि भगवत गीता पढ़नी चाहिए। आप अगर एक बार तो अपनी लाइफ में भगवत गीता जरूर पढ़िए। तो मैंने भी भगवत गीता पढ़ी और मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। इनफैक्ट हमारे माइंड पर काफ़ी असर करती है वो बुक। और रही बात हमारे जो आज का जो टाइम चल रहा है सोशल मीडिया का, तो
और जो लाइफ जो भी चल रही है, तो उसमें क्या हो गया, अब ऐसा टाइम आ गया कि अपने जो ड्रीम है ना, आप वो अच्छे से सेट कर लीजिए। क्योंकि ऐसा है कि अब आपका ड्रीम अगर फेल हुआ तो आप पे थोड़े चांसेस कम हो जाते हैं सक्सेस होने के। तो मैं यही कहूँगा कि आप सारी चीज़ें ट्राई करिए, उसके बाद आप देखिए किस चीज़ में आप अच्छे हो, और फिर आप उस ड्रीम को चूज़ करिए और आप उस पे अपनी काम स्ट्रेंथ करिए। पे काम करिए। हाँ, वही। अपनी एक चीज़ अच्छे से पकड़ लीजिए और उस पे काम करिए। तो सोचा है कि जैसे अभी 5-6 लोग आपके साथ हैं, कुछ और लोगों को जोड़ा जाए, पूरी एक मुहिम बना दी जाए। हाँ, उसके लिए ऐसा है कि हमारा जहाँ जो एरिया है वहाँ लोग काफ़ी दूर दूर रहने वाले हैं, तो जहाँ हम करते हैं तो बहुत कम लोग आ पाते हैं उस एरिया में। बट ऐसा है कि बाहर से भी लोग मुझसे कह रहे हैं कि हम यहाँ रूम लेने के लिए तैयार हैं, आप हमको सिखा दीजिए। तो मैं उनसे ये कहूँगा कि आप हमारे वहाँ आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फ़ीस वीस सब माफ़ है, हम फ़ीस किसी से लेते भी नहीं है। आप आइए, बस आपको आप अपने रहने का और खाने पीने का करना पड़ेगा, बाकी आप हमारे साथ सीख सकते हैं। बट चमन देखो, तुमने असली असली पहाड़ियत दिखाई दी कि पहाड़ी पैसे के पीछे नहीं भागता। वो आपने बता भी दिया कि मुझे फ़ीस की भी ज़रूरत नहीं है, वरना आज तो इतना प्रोफेशनलिज्म हो गया, हर काम पे पहले आदमी पैसे की मोल तोल कर लेता है। जब आप पटियाला गए ना, जो आपने कहा काशीपुर में आपने अच्छा प्रदर्शन किया, तो उसके बाद पटियाला 3 महीने रहे, वहाँ से कुछ नया सीखा या वहाँ की ट्रेनिंग कुछ काम आई? और वहाँ ज़रूर आपको गुरु मिलेंगे, क्योंकि यहाँ तो आपने खुद से सीखा सब कुछ, वहाँ तो कोई होगा आपके कोच वोच? जी हाँ, मेरे वहाँ 2 कोच थे, एक तमिलनाडु के थे आनंद सर, और एक हमारे उत्तराखंड के थे विवेक कुमार सती सर। तो विवेक कुमार सतीश सर मुझे जो 3 महीने थे मेरे पास, तो उन्होंने मुझे ट्रेन किया, और मेरा उनके साथ काफ़ी अच्छा बॉन्ड भी बन गया था। और मैंने जो उनकी ट्रेनिंग थी, मुझे बहुत ही नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग लगती थी जो विवेक कुमार सतीश सर कराते थे। वो हर एक जब मैंने उनकी एक चीज़ नोट करी कि वो हर एक इंसान पे जब भी वो अगर हल्की सी भी गलती कर रहा है ना, तो वो उसको रोकते थे और बताते थे कि हाँ, तू ये चीज़ गलत कर रहा है, इसको सही कर। और वो बार बार भी अगर वो गलती कर रहा है तो उसे बार बार समझाने के लिए तैयार रहते थे। तो मुझे विवेक सर काफ़ी अच्छे लगे वहाँ, और मैं उनसे काफ़ी कुछ सीख के भी आया वहाँ से, जो मुझे अभी ट्रेनिंग में हेल्प कर रही है मेरी। तो मासी में तो ना जिम होगा, ना कोई इस तरह के आपके पास इक्विपमेंट्स होंगे, तो जैसे आपने अपनी बॉडी शॉडी भी थोड़ी बहुत बना रखी, तो कैसे बनाई है? वही हम जो स्टंट वगैरह करते हैं, कैलेस्थेनिक और ये सब, यही सबसे करते हैं जो, क्योंकि हमारे पास पुशअप के लिए मैंने देखा ईंटों का इस्तेमाल करते हैं। हाँ हाँ, वही वही, क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट वगैरह तो कुछ है नहीं। हाँ। और हमें सपोर्ट भी ऐसा तो कोई इधर उधर से आया नहीं कि हमें संसाधन दिला दे। सो इक्विपमेंट का जो हमारे संसाधन का बहुत बड़ा इशू रहा है हमारे ग्राउंड पे। और अगर वहाँ पर आपको इक्विपमेंट मिल जाए, संसाधन मिल जाए, तो बहुत अच्छा हो सकता है। हाँ, मैं कहूँगा कि अगर आप देखिए कि हम बिना संसाधन के ऐसा कर रहे हैं, तो सोचिए अगर हमें संसाधन मिल जाए, सेफ्टी मिल जाए, तो हम कितना अच्छा करेंगे। तो ये बात है। तो आपको लगता है कि बाकी स्टेट के लोग ज़्यादा जागरूक हैं, खासकर उनका एडमिनिस्ट्रेशन या जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, अपने बच्चों को लेकर? हमारे यहाँ थोड़ा इसकी थोड़ा अभाव लगता है। हाँ, मुझे थोड़ा कम लगता है ये हमारे एरिया में, तो क्योंकि सपोर्ट नहीं करते हैं हमारे एरिया के जितने भी लोग हैं। क्योंकि आप देखिए कि हमारे एरिया से लोग, मतलब मैं अच्छी चीज़ें लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ, बट फिर भी कोई उतना सपोर्ट नहीं करता है हमें। बट चमन, मैं आपसे चाहूँगा कि आपको पॉडकास्ट में बुलाने का भी यही था कि मैं व्यक्तिगत तौर पे भी ये चाहता हूँ कि उत्तराखंड के नौजवानों को हर कीमत पर नशे से दूर रखा जाए। नशे के जो कारोबार करते हैं उनके खिलाफ तो बड़ा एक्शन लेने की ज़रूरत ही है, लेकिन हमें भी अपने युवाओं को जागरूक करना होगा, उनको हर स्तर पे बताना होगा कि नशा आपको ही नहीं मार रहा है, आपके पूरे परिवार को, आपके चाहने वालों को, आपके दोस्तों जो जो आपसे प्यार करते हैं, उन सबको मार रहा है एक तरह से। तो मैं यही कहूँगा कि जितना हो सके आप नशे से दूर रहिए, और ख़ासकर तो ये दारू वगैरह होगी, ये सब तो बहुत ही गलत चीज़ है, क्योंकि उससे हमारे माइंड पे कंट्रोल नहीं रहता है। तो आप इन सब चीज़ों से दूर रहिए और अच्छी चीज़ें सीखिए और लोगों को अच्छा बताइए। तो बॉलीवुड की फिल्में देखते हो? हाँ, देखता हूँ बॉलीवुड की कौन फिल्में भी। पसंदीदा एक्टर है तुम्हारा? एक्टर तो देखो, मेरे को सभी ठीक है, बट मेरे लिए तो जो हीरो है वो हमारे आर्मी वाले हैं, और जो शहीद हो चुके हैं। क्योंकि वो आर्मी वाले हमको, हम जब अपने घर पे चैन की नींद सो पा रहे हैं तो उन्हीं की वजह से सो पा रहे हैं। तो मेरे लिए तो मेरे हीरो आर्मी वाले ही हैं, और जो भी व्यक्ति आर्मी में है वो मेरा हीरो है, और साथ ही में जो शहीद हो चुके हैं। तो कोई आर्मी वालों से बात होती है आपकी, आपके आसपास के कुछ लोगों से? हाँ, मेरे काफ़ी दोस्त आर्मी में भी है, तो उनसे मेरी काफ़ी बात होती है, और वो मुझे बताते हैं कि आर्मी कितना टफ है। क्योंकि उसमें ऐसा है कि
डिसिप्लिन में रहना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आपने देखा भी होगा कि कोई भी रिटायर होकर जब भी कोई व्यक्ति आता है वहाँ से, तो वो घर पे भी डिसिप्लिन ही रहता है। और मतलब वहाँ जाके आपको डिसिप्लिन में रहना सिखा देती है आर्मी। तो आपका फेवरेट स्टंट कौन सा है? मतलब चमन वर्मा बहुत सारे स्टंट करता है, लेकिन चमन का खुद का बेस्ट स्टंट कौन सा है? बहुत फेवरेट स्टंट कौन सा है? अभी जैसे मैंने रिसेंटली किया है फ्रंट पानी को जो टच करके आया हूँ, वो बहुत मेरा फेवरेट स्टंट है, क्योंकि उसमें मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, बट मैंने वो कर दिया स्टंट। तो मेरा तो फेवरेट वही है, क्योंकि बहुत स्पीड है उसमें, और मेरा वो फेवरेट स्टंट वही है फ्रंट। तो जब आप इस पूरी प्रक्रिया को फॉलो करते हैं तो कैसे करते हैं? मतलब कैसे उस स्टंट को आप परफेक्शन में लाते हैं? पहले तो अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। फिर मैं इक्विपमेंट वगैरह इकट्ठे करता हूँ। फिर उसके बाद धीरे धीरे ट्राई करता हूँ, ऐसा नहीं कि एकदम कर दिया। पहले साइड में आके उसको ट्राई किया, हाँ हो रहा है, फिर उसके बाद फिर उस जगह पे गए, फिर उसके ऊपर से थोड़ा ट्राई किया। फिर ट्राई करते करते फिर बॉडी को और हमारे माइंड को पता लग जाता है कि हाँ हमें इस चीज़ को छू के वापस आना है। तो फिर बाद में ज़्यादा प्रयास के बाद फिर वो हो ही जाता है। तो अभी आगे क्या सोचा है चमन ने? मतलब आगे कुछ दिमाग में चल रहा है कि मुझे क्या करना है, या इतने बड़े नौजवानों को आप तैयार कर रहे हैं, वो क्या करेंगे? कभी डिस्कस करते हैं आप लोग आपस में? हाँ, अभी मैं फ़िलहाल सोच रहा हूँ कि हमारा जो टीम है वो थोड़ा और अच्छे से प्रैक्टिस करे। तो हम जैसे इंडिया गॉट टैलेंट है, और बाहर भी बहुत सारे शो होते हैं जैसे अमेरिका गॉट टैलेंट, तो यहाँ जाने की है हमारा मन। बट क्या होता है कि हम जब हाई लेवल के स्टंट करते हैं तो वही थोड़ा संसाधन नहीं है, गद्दे वगैरह नहीं है, तो थोड़ा डर लगता है उनको करने में। तो कभी ऐसा हुआ कि इंजरी आई आपको? हाँ, मुझे मैं सच बताऊँ तो हर व्यक्ति को डिसिप्लिन में रहना चाहिए, बट मैं अभी तक डिसिप्लिन में नहीं रह पाया हूँ। उसका भी एक कारण ये है कि जैसे मैं 2 हफ्ता मैंने कंटिन्यू वर्कआउट किया। अब हम स्टंट वगैरह तो रोज़ ही करते हैं, तो कोई हाई लेवल का स्टंट होता है तो उसमें सेफ्टी वगैरह होती नहीं है। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी हमारे हाथ पे, पाँव पे या गर्दन पे इंजरी आ जाती है। फिर उसके बाद 1-2 हफ्ता रेस्ट करना पड़ता है, तो उसमें वर्कआउट को रेस्ट देना पड़ता है। तो उसके चलते मैं डिसिप्लिन में नहीं रह पाया हूँ, और मैं अभी फ़िलहाल ये काम कर रहा हूँ कि मैं डिसिप्लिन में आ जाऊँ। तो जो छोटे छोटे बच्चे मैं देख रहा हूँ आपके साथ कर रहे हैं, तो उनको आप अपना अनुभव साझा करते हैं कि भाई डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है? हाँ, मैं सभी लोगों को कहता हूँ कि अभी जैसे ठंड का टाइम चल रहा है, तो आप सुबह वर्कआउट ज़रूर करिए, क्योंकि शाम को हम वीडियोज़ बनाते हैं तो जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि आप सुबह कैसे भी करके अपने लिए 1.5 घंटा वर्कआउट के लिए ज़रूर निकालिए। ओके। तो आगे आप चाहते हैं कि आप कोई इस तरह की एकेडमी शुरू करें जहां आप कई सारे नौजवानों को इस तरह के जो आप स्टंट करते हैं वो सिखा सके? हाँ, मैं फ़िलहाल सोच रहा हूँ एक एकेडमी का। तो अगर वो एकेडमी आती है हमारे पास, तो काफ़ी लोग आएंगे भी, और काफ़ी हमारे पास इक्विपमेंट भी आ जाएंगे, तो हम और अच्छा कर सकते हैं। गवर्नमेंट से क्या सपोर्ट चाहते हैं आप? कि हमें या तो संसाधन मिल जाए, या फिर जो मैं एकेडमी बनाने की सोच रहा हूँ या उसमें हेल्प मिल जाए। ओके। तो आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा आप करें राज्य के लिए, या जो आपके माता पिता चाहते थे कि आप दिल्ली जाके नौकरी करें, या आप मन बना लिया कि मैंने वहीं पहाड़ में ही रहूँगा? देखिए, ऐसा है कि मैं रहना तो पहाड़ में चाहता हूँ, क्योंकि पहाड़ में रहना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारे वहाँ की हवा, पानी सब मुझे काफ़ी पसंद है पहाड़ में रहना। पर संसाधन की थोड़ी कमी भी है। अगर हमको अच्छा संसाधन मिलता है या एकेडमी खुलती है, तो मैं जो हमारा टीम है उसको आगे लेवल पे भी लेके जा सकता हूँ। और जो चमन तुम मेरे लिए कुछ स्पेशल लेके आया वो बताया नहीं तुमने? हाँ, वो मेरी मम्मी ने गहत की दाल भेजी थी आपके लिए। तो आप खाते हो उसे? हाँ, रोज़ खाते हैं हम, मतलब कभी कभी खाते हैं, मम्मी बनाती है। तो पहाड़ी खाने में कितना दम है? बहुत ज़्यादा दम है पहाड़ी तो, मतलब आप देख ही सकते हो कि मैं तो जैसे मैं बाहर के, जैसे मेरे से लोग कहते हैं कि जैसे प्रोटीन वगैरह ले लिया कर। मैंने लिया भी, बट मेरी बॉडी को वो सूट ही नहीं कर रहा है। मेरा मतलब मेरी बॉडी को सूट नहीं कर पा रही है उस प्रोटीन वगैरह, इन सब चीज़ों को। पहाड़ी खाना, मैं अभी तक जो भी मैंने स्टंट किए ये सब पहाड़ी खाने से किए हैं, ये मान के चलिए आप। तो पहाड़ी खाने में भी क्या क्या खाते हो जरा बताओ ना। लोग तो बहुत चाहेंगे कि चमन क्या खाता है, चलो हम भी वैसे ही खाएं और उसकी तरह फिर हम भी करें। पहाड़ी, अब सभी को पता है, हम पहाड़ियों को दाल भात, झोई भात, और भटकी चुड़कानी, और बड़ी, सोयाबीन की बड़ी, और ये सब, लौकी, कद्दू, ये सब हमारे पहाड़ आजकल का। खूब हो रहे होंगे हैं? हाँ, आजकल तो बहुत हो रहे हैं। हाँ। तो ये बहुत चमन, ये बहुत अच्छा है, आप एक डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं। छोटे छोटे नौजवानों को, क्योंकि
जो चाइना वगैरह हैं ये आज ओलंपिक्स में या गेम्स में इतने आगे क्यों हैं? ये बहुत छोटेपन से ही उनको अडॉप्ट कर लेते हैं हाँ। और उनको उस लेवल का तैयार करते हैं। तो हमें भी इसी दिशा में सोचने की ज़रूरत है। हाँ, क्योंकि आपने चाइना वालों को देखा होगा, 3 से 4 साल के बच्चे वो सीधे अकेडमी में डाल देते हैं उनको, और वो वहाँ से लेके उस चीज़ पर अगर अब उन्हें ओलंपिक में मेडल लाना है तो अगर वो 3 साल से उनको ट्राई कर रहे हैं तो वो तो लाएगा ही लाएगा मेडल। बट हमारे वहाँ ऐसा है कि हमारे वहाँ 4-5 साल का बच्चा होता है उसके हाथ में फ़ोन पकड़ा देते हैं। तो मैं सभी पेरेंट्स से भी यही कहूँगा कि अपने जो बेटे हैं सबसे पहले तो जो 5 से अगर वो 10 साल का होता है तो उस बीच में उसे फ़ोन का यूज़ इतना मत करने दीजिए। अच्छी चीज़ों पर उसका ध्यान दीजिए ताकि बाद में वो और अच्छी चीज़ें कर सके। बट आजकल तो हर बच्चे के हाथ में आपने देखा होगा, जो बच्चा अगर रो भी रहा है, अगर उसे खाना खिलाना है तो पहले उसके हाथ में फ़ोन पकड़ा दे रहे हैं। हाँ, तो ये तो एक बहुत ख़तरनाक स्थिति हो गई ना। चलिए, मुझे चमन बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं साथ में ये भी चाहूँगा कि जो लोग भी जो आप करते हैं उसे दोहराएं नहीं, क्योंकि आपने बहुत समर्पण दिखाया है। आपको चोट लग सकती है, कहने का मतलब ये है। ये जो भी स्टंट है ये पूरी देख रेख में और पूरी सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ करें, क्योंकि इससे चोट लगने का बहुत बड़ा खतरा है। मैं चाहता हूँ आप ही इसे बोलें, क्योंकि कई लोग दोहराने की कोशिश करते हैं ना, वो इतना आसान नहीं है। हाँ, मैं पहले तो ये बता दूं कि मैं भी वही स्टंट करता हूँ जो मैं कर पाता हूँ, और मैं थोड़ा अपना सेफ्टी का ध्यान रखते हुए करता हूँ। तो आपसे मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि आप अगर ट्राई कर रहे हैं तो पहले अपना सेफ्टी का ध्यान दीजिए, उसके बाद ही उसे ट्राई कीजिए, ठीक है। और जो मेरे हाई लेवल के स्टंट है मैं उसमें साफ लिखता हूँ कि डोंट ट्राई दिस, क्योंकि इसमें बहुत प्रैक्टिस लगती है। तो आप इसे ट्राई ना कीजिए, और कर भी रहे हो तो आप सेफ्टी के साथ इसे ट्राई कीजिए। एक और बात मैं आपसे चाहूँगा, अपार्ट फ्रॉम ये जो आप जो स्टंट करते हैं, और क्या अच्छा लगता है आपको? मुझे जैसे अपने पहाड़ में ही घूमना बहुत पसंद है, इधर उधर। बट मैं सोचता हूँ कि अभी मैं थोड़ा बहुत सारी चीज़ें सीख जाऊँ, तो उसके बाद मैं इधर उधर अपने पहाड़ में घूमूंगा और वहाँ इधर उधर जाके वीडियोस वगैरह बनाऊंगा। मुझे मतलब मेरा पहाड़ बहुत अच्छा लगता है। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा, और बहुत सादगी भरे अंदाज में आपने सारे जवाब दिए। चमन, मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं, और मैं चाहता हूं जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, अगर वो चमन की मदद करना चाहते हैं, खासकर उसकी एकेडमी खोलने में, संसाधन जुटाने में, वो चमन की मदद कर सकते हैं। क्योंकि पहाड़ में एक बहुत बड़ी फौज हमें तैयार करनी है, डिसिप्लिन फौज जी, है ना, जो नशे से दूर हाँ और फ्यूचरिस्टिक हो, हाँ, और अपने आप को फिट रखे, जी, है ना। हाँ ये, और मैं तुमसे चाहता भी हूँ कि तुम स्कूलों में भी जाओ, वहाँ भी यूथ को मोटिवेट करो। और हम मतलब चमन, तुम्हारे सहारे हम ये चाहते हैं, हम उत्तराखंड के युवाओं में एक नया जोश, एक नई ललक, एक नई जिज्ञासा पैदा करें, और नशे से किस तरह से उन्हें कोसों दूर रखें। ये मेरी अपनी सोच है जी। और मैं भी ये ट्राई करूँगा कि मेरे जैसे सोशल मीडिया में फॉलोअर्स है तो मैं वहाँ भी लोगों को बताऊँगा कि आप नशे से दूर रहिए, और जितना हो सके भगवद गीता पढ़िए, और अपने फ्यूचर के बारे में पहले से तैयार रहिए और डिसिप्लिन रहिए। बहुत धन्यवाद चमन। चमन वर्मा, मैं उसे हवा का सौदागर कहता हूँ। उसने बहुत मेहनत की है, और जैसे कि हर पहाड़ी का एक सपना होता है कि मैं फौज में जाके माँ भारती की सेवा करूं और जहां ज़रूरत पड़े वहां खड़ा रहूं, लेकिन दुर्भाग्य से वो फौज में नहीं जा पाए। लेकिन वो आज काफ़ी सारे युवाओं को वहां पर मासी जैसी जगह पर ट्रेन कर रहे हैं, अपना सपना एकेडमी खोलने का, युवाओं को तैयार करने का, नशे से दूर रखने का। तो हमें इसीलिए इसी सोच के साथ, क्योंकि देवभूमि डायलॉग का भी ये मानना है कि अगर हमें पहाड़ को, उत्तराखंड को बचाना है, तो ये नशे को इस उत्तराखंड से कोसों दूर रखना होगा। अपने युवाओं को डिसिप्लिन बनाना होगा, फ्यूचरिस्टिक बनाना होगा, एक दूसरे के सहारे के लिए खड़ा करना होगा, ताकि हम एक बेहतर, उज्जवल और सुरक्षित उत्तराखंड बना पाएं। बहुत धन्यवाद चमन, और बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे इस खास पॉडकास्ट को देखने के लिए।